हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन द ब्लडी आइज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमारी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सबको पता चल जाता है कि राजकुमारी मो के ऊपर जो हमला हुआ था वो राजकुमार मो ने किया था। जो सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनके भाई ने उसके साथ ऐसा किया है। एंड उन्हें ये भी पता चलता है कि हो ना हो इन सारी चीज़ों के अंदर जिन क्लैन शामिल है, क्योंकि जिन क्लैन के पास ही बाकी इन आयरन के टुकड़े थे। वांगजी सबसे कहते हैं कि वो लोग अभी राजकुमार मो से कुछ न कहे। वो लोग सबको ये बताना चाहते थे कि अगर अभी उन्होंने राजकुमार को कुछ भी कहे तो जिन क्लैन चौकन्ना हो जाएंगे और फिर हमें जिन क्लैन को पकड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसलिए वो सब मना कर देते कि वो लोग राजकुमार मो को कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उन्हें ये भनक लगने देंगे कि वो लोग सब समझ चुके हैं। पहले वो जिन क्लैन जाएंगे, जिन क्लैन के साधारण लोग से पूछताछ करेंगे कि उन्हें जिन क्लैन के कुल प्रमुख और उनकी बेटी के बारे में कुछ अजीब पता चला है कि नहीं, या फिर जिन क्लैन में कोई अजीब चीज़ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर इन लोग जिन क्लैन में है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगा और जिससे आए दिन कोई ना कोई चीज़ होते ही रहेगा। या तो कुछ नेगेटिव चीज़ से घटेगा या तो जिन क्लैन के कोई बीमार पड़ जाएगा। और मुझे पता है नेगेटिव पावर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है और इससे बचना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। अगर कोई नेगेटिव पावर को अच्छे से कंट्रोल ना कर सके तो ये उन पर हावी भी हो सकता है। ये सब सुनने के बाद सारे लोग अपने सिर को नोट कर लेते हैं और विंग के प्लान के मुताबिक वांगजी और विंग वो दोनों जिन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार मो को लेकर अपने क्लैन लौट गई थी। उन्होंने राजकुमार मो से कुछ नहीं कहा था क्योंकि वांगजी और विंग ने उनसे मना किया था। वांगजी और विंग जब जिन क्लैन पहुंचते तो उन्हें वहां पे एक शॉकिंग न्यूज मिलता है जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। जिन क्लैन के कुल प्रमुख जिन गोंगशन की डेथ हो चुकी है, वो भी अचानक से। यह सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने जब जिन क्लैन के उस समारोह पे आए थे तब तो जिन गोंगशन बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो जाना, वो भी बिना वार्निंग के, ये उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो लोग आसपास के लोगों से भी पूछने लगे क्या यहाँ पे कोई अजीब चीज हो रहा है। तभी आसपास के लोग पहले तो बताने में हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर विंग और लानवांग के फोर्स करने पर वो बता देते हैं कि जिन क्लैन के पहाड़ी एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, उस एरिया से उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देता है। एंड कुछ दिन पहले ही 2 कल्टीवेटर उस तरफ गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौट आए। वांगजी और विंग उन दोनों को जब वो सुनसान साइट के बारे में पता चलता है जहाँ पे अभी कोई नहीं चढ़ा है और अचानक से वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगे हैं, वो दोनों फैसला करते हैं कि पहले वो उधर ही जाएंगे। जब वो उधर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही नीक्लैन के कुल प्रमुख और नीक्लैन के कुल प्रमुख का छोटा भाई निहोसन मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान होते हैं क्योंकि अचानक से उन दोनों के इधर आना। तभी नीक्लैन के कुल प्रमुख उन्हें बताते हैं कि असल में यहाँ पे दोनों कल्टिवेटर्स को उन्होंने ही भेजा था। उन्हें भी उनके क्लैन में ही ये सब बातें चल रहा था। यहाँ पे जिन क्लैन के इस एरिया पे जो कल्टिवेटर्स को भेजा गया था वो नी क्लैन से ही था और वो दोनों नीमिंगजू के बहुत ही खास इंसान थे, इसीलिए नीमिंगजू खुद ही आए थे उन लोगों को ढूंढने के लिए। ये सुनने के बाद विंग और वांगजी नीमिंगजू और न्यूसंग के साथ अंदर की तरफ जाता है। न्यूसंग पहले तो जाना नहीं चाहता, वो बहुत ज्यादा डरपोक किस्म का इंसान है, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के डर से उसे जाना पड़ता है। वो लोग जब वहाँ पहुंचते हैं तो उस एरिया पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था जिस वजह से उन्हें सब कुछ दिख भी नहीं रहा था। वो सारे लोग ऐसे एरिया पे इतने ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जी को फील करके बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं।
नीमिंगजू अपने बादशाह की मदद से वहाँ पे सब कुछ क्लियर करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नहीं कर पाते। तभी विंग अपने फ्लूट को बाहर निकालता है और वो उस जगह को क्लीन करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में वो जगह साफ हो जाता है। तब उन्हें वहाँ थोड़ा सा ही दूर में एक मंदिर दिखता है, जिस मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे। सारे लोग वहाँ पर एक मंदिर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वहाँ पर एक मंदिर होना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ था, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी को नहीं पता था कि जिन क्लैन के इस साइड को कोई मंदिर भी है। इसलिए सारे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। सारे लोगों को लग भी रहा था क्या उन्हें अकेले यहाँ अंदर जाना ठीक रहेगा, लेकिन लानवांग जी अपने ब्रदर को बटरफ्लाई मैसेज भेज देते और उन्हें सब कुछ बता देते कि यहाँ क्या क्या हुआ है और यहाँ उन्हें एक मंदिर मिला है। विंग कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, मुझे लगता है अंदर कोई है। ये सुनने के बाद नीमिंगजू विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? तभी विंग दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर यहाँ कोई ना होता तो फिर ये दरवाजा ओपन रहता, क्योंकि ये एक मंदिर है, वो भी खंडर मंदिर, लेकिन शायद यहाँ पर कोई है, इसलिए ये दरवाजा बंद तो है, लेकिन बाहर से नहीं अंदर से। ये सुनने के बाद नीमिंगजू भी उस मंदिर के दरवाजे को गौर करता है, जो देखकर नीमिंगजू समझ जाता है कि विंग काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तभी विंग कहता है कि हमें इस दीवार को पार कर जाना होगा, मुझे नहीं लगता कि हम इस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। नीमिंगजू कहता है ठीक है। फिर वो सारे लोग उस तरफ जाने लगते हैं। न्योसम को बहुत ज्यादा डर लगा था। वो एक पल के लिए अपने ब्रदर को रोकते हुए कहते हैं कि ब्रदर, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? तभी नीमिंगजू गुस्से में न्योसम की तरफ देखते हुए कहते हैं, न्योसम, डरपोक बनना बंद करो और मेरे पीछे चलो। न्योसम के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। विंग को भी न्योसम के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो बस उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनने के बाद न्योसम एक ऑकवर्डली स्माइल करता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है। शायद न्योसम अभी इस माहौल में यही सुनना चाहता था कि कोई उसे प्रोटेक्ट करे, और उसे पता है कि विंग शायद उसे प्रोटेक्ट कर भी सकता है। सारे लोग जब अंदर पहुंच जाते हैं तो अंदर की नज़ारा देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग तुरंत ही छुप जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे सैनिक थे जो उस मंदिर के साइड के गेट को पहरा दे रहे थे। नीमिंगजू विंग की तरफ देखते हैं और लानवांग जी की तरफ देखते हैं। लानवांग जी कहता है कि हमें पहले इनको रास्ते से हटाना होगा, अगर हमें इन्हें ना हटाए तो फिर हम ना ही मंदिर के अंदर जा सकते हैं और ना ही ये देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। विंग और नीमिंगजू भी अपने सिर को नोट कर लेता है। उसके बाद वो लोग अपने अपने तलवार लेकर बाहर हमला कर देते हैं उनके ऊपर। वो लोग इतना साइलेंटली और सडनली अटैक किया था कि सारे लोग खुद को रेडी नहीं कर पाए थे, और वो लोग नीमिंगजू, विंग और लानवांग जी के वार से नहीं बच पाए थे। बहुत ही जल्दी वो लोग उन सारे लोगों को मार देते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखता है कि वहाँ के मंदिर के पीछे खुदाई चल रहा है और वहाँ पे मेंग्याओ और शुशे बैठे हुए हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मेंग्याओ और शुशे, जो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, वो तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते हैं और नीमिंगजू की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुल प्रमुख ने आप? मेंग्याओ इतना ज्यादा शॉक था कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो अब कैसे रिएक्ट करे। नीमिंगजू भी मेंग्याओ को यहाँ देख के शॉक हो गया था। उसने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेंग्याओ इधर होगा। नीमिंगजू, मेंग्याओ और लान शिचान, ये तीनों सोन ब्रदर थे, जिस वजह से नीमिंगजू को बहुत ज्यादा झटका लगता है कि मेंग्याओ यहाँ है। और नीमिंगजू को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि यहाँ पे कौन सी चीज की खुदाई चल रहा है। यहाँ पे इन लोहा को छुपाया गया है, शायद उसी चीज का खुदाई यहाँ पे चल रहा है। ये सोचते हुए नीमिंगजू गुस्से में मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, धोखेबाज, मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी करोगे। हमने तो सोचा था कि जिन क्लैन ने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो लोग इन लोगों को खत्म कर देंगे तो वो उसी दिन खत्म कर लेंगे, लेकिन हमें सच में नहीं लगा था कि जिन क्लैन इन लोगों का यूज करेंगे और खुद इस पावर को पाने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही मेंग्याओ पहले तो घबरा जाते हैं, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीमिंगजू की तेज आवाज के सामने वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर मेंग्याओ खुद को शांत करता है और एक स्मित करते हुए कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है,
हमने क्या किया और क्या किया हो। वैसे भी ये काम मेरा अकेला का नहीं था, इस काम में जिन गोंगशन का भी हाथ है। उन्होंने ही कहा था मुझे कि मैं इस इन लोहा को संभाल के रखूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही विंग जो वहीं पे खड़ा हुआ था वो कहता है, अच्छा, अगर इस सारे काम में जिन गोंगशन का ही हाथ था और तुमने बस जिन गोंगशन का ऑर्डर फॉलो किया है, तो फिर जिन गोंगशन का अचानक से मौत क्यों हो गई? क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकते हो? ये सुनते ही मिंगो जो स्माइल कर रहा था उसका स्माइल फीका पड़ जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। उसने अब तक विंग को नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन जब वो विंग को नोटिस करता है उसके फेस में बहुत अजीब सा एक एक्सप्रेशन था जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। वो पहले तो बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन के साथ विंग की तरफ देख रहा था, उसके बाद थोड़ा सा हैरान होकर कहते हैं, तुम तो विंग हो है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंगा को देख के ऐसा लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग यहाँ होगा और विंग के साथ लान वांगजी होगा। तभी विंग को कुछ समझ आता है और वो गुस्से में मिंगाओ की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, इसका मतलब मैंने सही समझा था, इन सारी चीजों के पीछे तुम ही हो है ना? ये सोचते ही मिंगाओ रियलाइज करता है कि उसने शायद कुछ समझा दिया विंग को जो शायद उसे नहीं समझाना चाहिए। इसलिए वो तुरंत अपने एक्सप्रेशन को ठीक करता है और अपने फेस में एक स्माइल आते हुए कहता है, ओह नहीं, मुझे लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तुम तो वी भूषण हो है ना? मुझे माफ कर देना अगर मेरे एक्सप्रेशन से तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ हो तो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना बताना नहीं चाहता था। आप शायद कुछ गलत समझ रहे, ऐसे कहते हैं वो खुद को एक्सप्लेन करने लगा। विंगो बहुत ज़्यादा घबरा गया था विंग के सामने। उसे पता है विंग कितना ज़्यादा पावरफुल है और विंग जो ईलिंग पेट्रियार्क है वो खुद इन आयरन को कंट्रोल करता है, वो उसके सामने कैसे नहीं डरता। तभी मिंगाओ पीछे हटने लगते हैं, वो वही उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पे इन आयरन का खुदाई चल रहा था और ऑलरेडी इन आयरन मिल चुका था। तभी विंग को समझ आता है कि मिंगाओ क्या करने वाला है। वो तुरंत अपने फ्लूट को बाहर निकालता है और फ्लूट को प्ले करने लगता है, जिससे मिंगाओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो देख रहा था कि उसका पूरा प्लान पॉपट हो रहा था। वो इन आयरन को अपनी तरफ लेना चाहता था और इसे कंट्रोल करना चाहता था। वो इस दुनिया में राज करना चाहता था, सबको मार कर। लेकिन जिन गोंगशन ने मिंगाओ को कहा तो था कि इस आयरन को संभाल के रखने के लिए, लेकिन वो उसने खुद के लिए कहा था। उसे लगा था कि वो इस दुनिया में राज करेगा और वो इस क्लैन का कुल प्रमुख है, ऑब्वियसली वो ही इस आयरन को संभालेगा। लेकिन मिंगाओ ने बहुत ही शातिरदारी से जिन गोंगशन को अपने रास्ते से हटा लिया और फिर वो खुद इस आयरन को अपने काबू में करना चाहता था। जिन गोंगशन का बड़ा बेटा जिन जिशन को कुछ नहीं पता इस आयरन के बारे में। इस आयरन के बारे में बस दो लोगों को पता था, वो था जिन गोंगशन और एक मिंगाओ। ये सब देखते हुए कुल प्रमुख ने उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिंगाओ इतना ज्यादा शातिर कैसे हो सकता है। तभी विंग अपने फ्लूट की मदद से उस आयरन को अपने कंट्रोल में कर देता है और उसे अपने पास बुला लेता है, जिससे मिंगाओ इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो भाग के विंग की तरफ जाता है। उसने अपने तलवार को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन बादशाह के सामने उसका तलवार नहीं टिक पाया। निमिंगजो तुरंत ही विंग को प्रोटेक्ट करते हुए बादशाह को आगे बढ़ा देता है, जिससे मिंगाओ नीचे गिर जाता है। मिंगाओ को इस हालत में देखकर शूशे, जो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, वो तुरंत ही मिंगाओ के पास आता है, अपने तलवार को बाहर निकालता है और बादशाह के साथ फाइट करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन उसने बादशाह को नीचे गिरा दिया था, जिससे निमिंगजो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो शूशे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो विंग की तरफ वार करने ही वाला था कि लेकिन इस बार वांगजी अपने बीचन को बाहर निकाल देता है और शूशे के हाथ में एक गहरी काट लगा देता है, जिस कट की वजह से शूशे अपने हाथ को पकड़ के तुरंत ही जमीन पर बैठ जाता है। शूशे वांगजी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। तभी वांगजी अपने बीचन को शूशे की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अपने हाथ को विंग से दूर रखो, उसके पास भी नहीं रखना तुम। ये सुनकर शूशे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। वो इन लोहा को अपने हाथ में लेता है और मिंगाओ की तरफ 2 कदम आगे बढ़ जाता है। फिर वो मिंगाओ के सामने झुकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुमने ये सब किस लिए किया,
लेकिन मुझे सच में जानना है कि तुमने ये सब किस लिए किया। तुमने ही राजकुमार मो को लानक्लैन भेजा था, है ना? और राजकुमार मो से वो ताकि वो अपनी बहन को उस नेगेटिव पावर से बना उस कंगन को दे सके और उसकी बहन उस नेगेटिव पावर की काबू में हो सके, फिर वो दोनों लानक्लैन आ सके और राजकुमार को मेरे करीब आने का मौका मिल सके। लेकिन क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे जितना पता है, मैं तो पहले तुम्हें जानता तक नहीं था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कहते हुए गुस्से में मेंगाओ की तरफ देखने लगा। उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि मेंगाओ ने ये सब किया है, लेकिन उसे सबसे पहले ये जानना था कि मेंगाओ को इन सारी चीजों के बारे में कैसे बता, जो सारी चीजों के बारे में राजकुमार मो विंग को बता रहा था। वो सारी चीजें के बारे में मेंगाओ का जानना इम्पॉसिबल है। तभी मेंगाओ स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है विंग, हमारे पेरेंट्स ही अगर हमारे साथ ना हो तो हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे मेरे पेरेंट्स की जरूरत थी तब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, अनाथ। और जो तुम्हारे पेरेंट्स थे, जो बचपन से तुम्हारे ख्याल रखते आए थे, वो ही तुम्हारे पीछे छोड़ा घूम गए। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी कैप को ठीक करता है। उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि तुम कौन से क्लैन से बिलोंग करते हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वो क्लैन तुम्हारे साथ क्या किया है, फिर भी तुमने उस क्लैन के साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो क्लैन तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा है। सच में कभी कभी मैं तुम्हें देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हूँ कि कोई इतना महान कैसे हो सकता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं अपने उस क्लैन, जिस क्लैन ने मुझे बर्बाद कर दिया है, उस क्लैन को अपनी एक चुटकी से गायब कर देता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने इससे अच्छा सोचा कि उन्हें माफ कर दोगे। सच में मुझे सच में जानना है कि तुमने ये सब कैसे किया। फिर विंग गुस्से में मेंगाओ की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे मैनिपुलेट करना बंद करो। तुमने क्यों ये सब किया है मुझे वो बताओ। तुम अपनी ये सारी हरकतें किसी और के सामने कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। इसीलिए सीधा सीधा बताओ, तुम्हें कैसे सब कुछ पता है और तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम क्या चाहते हो मुझसे? तभी मेंगाओ एक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुमने मुझे पकड़ ही लिया है। ठीक है, अगर तुमने मुझे पकड़ ही लिया है तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। मैं जिन क्लैन का एक नाजायज औलत हूँ, जिससे पहले जिन गोंगशन अपनाना ही नहीं चाहता था। वो अपने पहले बेटे जिन जुशियन को अपने इस क्लैन का कुल प्रमुख बनाना चाहता था। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया, जब मुझे मानने से इनकार कर दिया था, जब उनकी वजह से मेरी माँ को तड़प तड़प के मरना पड़ा था, वो सारी जख्म, वो सारी घाव मेरे बॉडी में हमेशा हमेशा के लिए रह गए थे, जो चीज़ मुझे सोने नहीं देता था। इसीलिए मैं बदला लेना चाहता था। मैं सबसे बदला चाहता था जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया है, सबसे। तभी विंग कहता है, इसीलिए तुमने जिनजुशन के फादर जिनगोंगशन को मार दिया? तभी निंग्याओ स्मिक करते कहते हैं, हाँ, इसलिए मैंने मारा है। उन्हें जीने का कोई हक नहीं। वो बस ओमेगास को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने मेरी मदर के साथ भी वैसा ही किया, मेरे मदर के साथ अय्याश किया। और जब मेरी मदर को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, तब उन्होंने मेरी मदर को अकेला छोड़ दिया और अपने क्लैन लौट गए। क्या ये मेरी मदर के साथ सही किया था उन्होंने? तभी उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देता है, जो मेंगाओ की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने तुम्हारी मदर के साथ सही नहीं किया था। उन्होंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया था, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम जिन गोंगशान को मार डालो, उन्हें जान से मार दो। ये सुनते ही सबकी नजर बाहर की तरफ जाता है। वहां पे लान शिचन खड़े हुए थे, जिन्होंने मेंगाओ के सारे बातें सुन लिया था। मेंगाओ लान शिचन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। इवन वो लान शिचन को पसंद भी करता था। उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि लान शिचन को इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। इवन लान शिचन खुद अपने कानों से मेंगाओ की सारी बातें सुनेंगे। ये देखकर मेंगाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है।
वो इतना ज्यादा शॉक था, वो शिचैन की तरफ देखते हुए कहता है, लान शिचैन, आप यहाँ? तो फिर लान शिचैन मिंगाओ के सामने आके खड़े होते कहता है, याओ, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे, और तुम सिर्फ तुम्हारे क्लैन को ही नहीं, पूरी दुनिया को धोखा दोगे। ये सुनते मिंगाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद उसकी नजर विंग की तरफ जाता है, जो बहुत ही नॉर्मली लान शिचैन को देख रहा था। मिंगाओ को समझ आ रहा था कि होना हो विंग ने शायद लान शिचैन को यहाँ बुलाया है, जो सोचकर मिंगाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ पनिश करने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरे बारे में लैंड क्लैन को कुछ भी पता है? मिंगाओ थोड़ी देर तक तो विंग की तरफ देखता है, उसके बाद उसके फेस पर फिर से एक इविल स्मिक आ जाता है। विंग ने उसे फंसा दिया है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अभी विंग शांति से जिए। मिंगाओ खुद भी नहीं जानता कि उसके विंग के साथ क्या पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वो विंग को रुइन करना चाहता है। ऐसा सोचते हुए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, लान शिचैन, आप मुझे तो पनिश कर लेंगे, मैं अपने गुनाहों को कबूल भी कर लूंगा, लेकिन जिसने आपके लैंड क्लैन के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, क्या आप लोग उसे पनिश नहीं करोगे? ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देख रहा था। विंग भी मिंगाओ की तरफ देखता है। विंग को मिंगाओ की बातें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो मिंगाओ की तरफ देखकर उसके आगे बोलने की इंतजार करता है। तो फिर मिंगाओ हंसते हुए कहता है, क्या हुआ विंग, क्या अभी भी सारी बातें मैं ही उन्हें बताऊं, या फिर तुम भी उन्हें कुछ बताने वाले हो? छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। मुझे लगता है मैं ही उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो सारी चीजें तुमने उनके क्लाइंट के साथ किया है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मिंगाओ उसके बारे में क्या जानता है, इसलिए वो अपने आईब्रोज को रेस करते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तभी मिंगाओ हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा है, आयुवन। क्या लान क्लैन को पता है उसका फादर कौन है? मुझे लगता है कि उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उसका फादर कौन है। तो मुझे लगता है कि मुझे लान क्लैन को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए और उन्हें सच बता देना चाहिए कि असल में वे आयुवन, जिसको तुमने अपना नाम दिया है, उसका फादर कौन है। ऐसा कहते हुए वो लान शिचैन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहते हैं, लान शिचैन, तुम्हें पता भी है तुमने अपने भाई की शादी किससे करवाया है? तुम्हें ये तक पता है कि ये कौन से क्लैन से बिलोंग करता है? नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आप तो दूसरों की चीजों में देखने में बिजी थे ना, दूसरे क्या कर रहे हैं ये सब देखने में बिजी थे। आप कहाँ अपने भाई के ऊपर ध्यान दे पाएंगे? ये सुनते ही शिचैन शॉक हो गए थे। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिंगाओ इस तरह की बातें कहेगा। तभी मिंगाओ कहता है, लान वांगजी, क्या तुम्हें पता है विंग कौन से क्लैन से बिलोंग करता है? विंग जियांग क्लैन से बिलोंग करता है। जब वो बहुत ज्यादा छोटा था तब उसकी मदर और फादर की डेथ हो चुकी थी। तब जियांग क्लैन के कुल प्रमुख जियांग ने विंग के ऊपर तरस खाके उसे अपने क्लैन ले आया था। उसे अपने बच्चा समझकर उसे खिलाया पिलाया, सोने के लिए जगह दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे परवरिश दिए। लेकिन वी वुशियन, ये शायद जियांग क्लैन की अच्छी परवरिश के कोई लायक ही नहीं था। इसीलिए तो जब वो बड़ा हुआ तब उसने अपने ब्रदर के साथ ही सो लिया। ये सुनते ही विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने फ्लूट से मिंगाओ के ऊपर अटैक करने वाला था कि तुरंत ही वांगजी मिंगाओ के हाथ पर एक घाव बना देता है और उसकी गर्दन पर उस तलवार को रखते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो चुपचाप उनके साथ कारागार में जाओ। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तुम जितना यहाँ रहोगे उतना ही गलत शलत बोलोगे। ये सुनते ही मिंगाओ हंसते हुए कहता है, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही। महारानी यू ने खुद मुझसे कहा है कि इस वी वुशियन ने उनके बेटे के साथ क्या क्या किया है। ये सुनते ही विंग गुस्से में कहता है, तुम और मैडम यू लोगों को झूठ बोलना बंद करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यांगचंग बस मेरा भाई है। ये सुनते ही मिंगाओ हंसने लगता है। वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था, जैसे कि उसने
वो जो प्लान किया था वो उसमें सक्सेसफुल हो चुका है। लान शिचन बहुत ज्यादा शौक था मिंगो की बातों पर। इवन वहां पे मौजूद सारे लोग शौक थे, लेकिन फिर भी नीमिंग जो मिंगा और शुशे को पकड़ता है और वहां पे मौजूद बाकी सीन को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अभी लान शिचन लान वांगजी और विंग की तरफ देख रहे थे। विंग वहां पे ही खड़ा हुआ था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और ऊपर से मिंगाओ की वो बातें। मिंगाओ ने जब कहा था कि मैडम यू ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, तो वो सुनकर विंग के पैरों तले जमीन खिसक गया था। वो अपने मन में ही सोचता है, मैडम यू कभी नहीं बदल सकती। उन्होंने मेरी लाइफ पहले भी खराब किया है और उन्होंने मेरी लाइफ अभी भी खराब कर चुके हैं। ऐसा सोचते हुए वो वहीं पे भूत बन के खड़ा हुआ था। लान शिचन ने मिंगो की सारी बातें सुना था, लेकिन वो श्योर नहीं थे और वो चाहते थे कि वांगजी और विंग एक साथ बात करें। इसलिए वो वांगजी और विंग को वहां पे अकेला छोड़ के चला जाता है। अब उस मंदिर में सिर्फ वांगजी और विंग ही खड़ा हुआ था। विंग के पास वो इनलोहा था जो उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो भी विंग के पास ही था। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और वो ये वेट कर रहा था कि कब विंग बोलेगा। विंग को भी समझ आ चुका था कि अभी उसे वांगजी से बात करने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी कांपती आवाज में कहता है कि लानसान, तुम चुप क्यों हो? ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखता है और कभी भी कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप बस विंग को ही देख रहा था। विंग को अभी थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि इस होप से कि वांगजी मिंगो की सारी बातें बिलीव ना कर ले। इसलिए वो तुरंत ही वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने मिंगो की सारी बातों को बिलीव कर लिया? वो गलत बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वांगजी सीरियसली विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो फिर क्या है विंग सच? मुझे बताओ, असल में क्या सच है? तुम इतने टाइम से मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या मैं ये नहीं जान सकता हूँ कि असल में सच क्या है? जो इतने टाइम से, उस दिन मैडम मो, दूसरे दिन राजकुमार मो और आज मिंग्यो खुद, ये सब इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा था। इन सबको सब कुछ बताए मुझे छोड़कर। क्या है विंग? क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो ये लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेवियर रखते हैं? ये सुनते ही विंग चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रानवांगजी को कैसे बताए, कैसे सब कुछ स्टार्ट करे। तभी विंग अपने सिर को राउंड किए ही कहता है, क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो वांगजी? ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ी देर तक तो खामोश रहता है, लेकिन फिर वो कहता है, हमेशा, मैं हमेशा से तुम पर बिलीव करता था विंग। तुम कुछ भी कहो, मैं हमेशा तुम पर बिलीव करूंगा। ये सुनते ही विंग के आंखों में आंसू आ जाता है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है, एक सैडली स्माइल, जैसे कि वो बहुत ज्यादा तड़पा हुआ था और वो शायद वांगजी से ये ही बात सुनने का वेट कर रहा था। वो वांगजी की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है, सच में तुम मुझ पर इतना बिलीव करते हो? क्यों? वांगजी कुछ नहीं कहता और विंग की तरफ ही देखने लगता है। तभी विंग गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, जैसे कि मिंगाओ ने कहा था, मेरी मदर और फादर का बचपन में ही डेथ हो चुका था। तभी कुल प्रमुख जियान ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। वो हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मुझे ट्रीट करते थे, मुझे सब कुछ करवाते थे जो वो जियांग को करवाते थे, मुझे सब कुछ देते थे। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं रखा। वहाँ पे सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जियांग, शिजे, जियान अंकल, सारे लोग, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर, वो था मैडम यू। शायद वो मुझे मेरी मदर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो मुझे भी पसंद नहीं करती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग होते थे। वैसे ही मैं बड़ी होती गई। मैडम यू मुझे बहुत ज़्यादा पनिश तो करते थे, लेकिन हमेशा शिजे मुझे बचा लेता था और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। लेकिन मेरी बहुत सारी गलत आदतें थी जिस वजह से शायद मैंने अपनी लाइफ को रुइन कर दिया था। मुझे बीच रात में बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था और वैसे ही एक दिन मैं बाजार घूमने चली गई थी। तब पूरे महल सो चुका था और किसी को पता नहीं था कि मैं बाहर हूँ, सिर्फ जियांग को छोड़कर। जियांग को पता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ और वो हमेशा मेरे लिए वेट करता है। उस दिन में मैं वैसे ही बीच रात में मैं बाजार में घूम रही थी।
बाजार में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत लोग थे, कुछ दुकानदार। मैं अल्कोहल पी रही थी। तब मुझे पता चला कि जंगल के साइड को एक मॉन्स्टर निकला है, जिसके साथ कुछ पावरफुल कल्टीवेटर लड़ाई कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मुझे लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं अपनी सुई पेन को लिया और जंगल की तरफ भाग गया। जब मैं जंगल की तरफ जा रहा था तो मैं खुद भी नहीं पता चला कि मैं कितनी ज़्यादा गहराई में आ चुका था। लेकिन मुझे वो मॉन्स्टर और वो कल्टीवेटर्स कहीं नहीं दिखा। मैं जब वापस जा रहा था तो मुझे एक इंसान की कड़ाहने की आवाज़ सुनाई दिया। जब मैं उस इंसान की तरफ गया तब मुझे एक सफ़ेद रोब पहने एक इंसान दिखा जो बहुत ज़्यादा जख्मी था। और जख्मी से ज़्यादा हैरान मैं तब हुआ था जब मुझे उस इंसान के आसपास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस महसूस हो रहा था, सैंडलवुड की फ्रेगनेंस। वो एक अल्फा था और उसके फ्रेगरेंस से ही मुझे समझ आ गया था कि वो एक अल्फा है। मैं पहले तो उस इंसान के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैं उसके पास जा रहा था तब मुझे समझ आया कि वो इंसान रट में है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे लगा मुझे शायद यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन में ही हिम्मत जुटाया और इंसान के पास गया, क्योंकि वो इंसान घायल था। मैं ऐसे एक इंसान को घायल हालत में, वो भी अपने रट में होते हुए, अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैं कुछ ना बिना सोचे समझे ही उस इंसान के पास गया और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा। और तुम्हें पता है वो इंसान कौन है? ये करके वो वांगी की तरफ देखता है और वांगी के थोड़ा सा पास जाके उसके गाल में हाथ रखते हुए कहता है, प्लान वांगी, क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि उस दिन तुम कहाँ थे? तब वे वांगी विंग की तरफ देख रहा था। वांगी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखकर विंग के आंखों में आंसू आ जाता है। वो वांगी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तुम्हें शायद ये भी याद नहीं होगा कि उस दिन तुम कहाँ थे और किस हालत में थे। तभी विंग अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब मैं उस पर्सन के पास गया था वो बहुत बुरी तरीके से अपने रट में तड़प रहा था। मुझे लगा था मैं शायद उस पर्सन की हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उस पर्सन को सहारा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं एक रट में तड़पता हुआ अल्फा के पास एक खाने की तरह गया था। मैं जब उस इंसान की तरफ हाथ बढ़ा के उसे उठाने की कोशिश करने लगा, वो इंसान को जब मेरी फ्रेगरेंस मिला वो तुरंत ही मुझे पकड़ा और अपने साथ नीचे खींच लिया। वो इतना ज़्यादा तड़प रहा था अपने रट में कि उसने शायद पहचाना भी नहीं कि उसके आसपास कौन है, वो किसके साथ क्या कर रहा है। और जो डर था मुझे वही हो गया। तुमने मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया जो शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे। मैं एक ओमेगा था। पहले मैं तुम्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा हर्ट था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मेरे साथ वो सब जब हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खुद को बचाऊं, कैसे तुम्हें रोकूं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तुम्हारी रट की वजह से मैं भी अपने हीट में आ चुकी थी और मैंने भी पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका था। मुझे माफ़ कर देना। उस टाइम पे शायद हम दोनों का ही कोई गलती नहीं था, लेकिन जब हम दोनों ने सब कुछ ख़त्म किया, जब हम दोनों की बॉडी थक चुकी थी और हम दोनों वहाँ पे पड़े हुए थे, तब मैं अपने सेंसेस में आई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि मैंने बस तुम्हें किसी तरह वहाँ पे कपड़े पहनाए। मैंने अपनी उस टूटती बदन को किसी तरह संभाला और अपनी लोटस बियर की तरफ भाग आया। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि कोई मुझे इस तरह से ना देख ले, स्पेशली महारानी यू। अगर उन्होंने मुझे इस तरह से देख लिया तो शायद वो मुझे मार ही डालेगी। ऐसा सोचते हुए मैं लोटस पियर पहुंचा। वहाँ पे जंग था जो मुझे इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो तो 1 मिनट के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने अपनी तलवार उठा लिया था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मैंने रोक लिया था उसे, क्योंकि मुझे पता है
अगर वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा तो मेरे साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी खराब हो जाएगी। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी हीट में आ चुकी थी तुम्हारी रट की फ्रेगनेंस की वजह से। मैंने जियांग चैंग को संभाला और खुद अपने रूम में चला गया। मैंने उससे बहुत मनाया था, तब जाके वो शांत हुआ था। जियांग चैंग को ही बस उन सारी चीज़ों के बारे में पता था। वैसे ही कुछ दिन बीता एंड पता नहीं क्यों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन महारानी यू की नज़र जब मेरी तरफ पड़ी तो पता नहीं क्यों वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी। उन्होंने मुझे पर्सनली अपने रूम में बुलाया और फिजिशियन को बुलाया, और जब फिजिशियन ने मुझे चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। जब मुझे ये चीज़ पता चला मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसका बाबा कौन है मुझे ठीक से नहीं पता। उस दिन कौन था मेरे साथ मुझे ठीक से नहीं पता। वो जंगल में अनजान पर्सन, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। मैं इतना ज़्यादा शॉक हो चुकी थी कि मैं महारानी यू की तरफ भी नहीं देख पा रही थी, और महारानी यू बस गुस्से में मुझे घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैंने जियांग चैंग को सिड्यूस किया होगा और जियांग चैंग के साथ ये सब। ऐसा कहते हुए विंग रुक जाता है। उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। वो रोने लगा था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उस टाइम पे उसके साथ कैसे बिहेवियर कर रहा था महारानी यू। जियांग चैंग बार बार महारानी यू को समझाने की कोशिश कर रहा था कि माँ मैंने ये सब नहीं किया, विंग के इस हालत के वजह मैं नहीं हूँ, प्लीज़ विंग के साथ ऐसा बिहेवियर मत करो। लेकिन महारानी यू ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था और उन्होंने मुझे उस क्लान से निकाल दिया था। ये सब कहते हुए विंग बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था। उसे बहुत याद आ रहा था कि उन सब दिनों में वो कैसे खुद को संभाल रहा था। वो इतना ज़्यादा टूटा हुआ था कि वो चल भी नहीं पाता था। वो बस एक ही जगह बैठा रहता था। उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी उसे एक दिन वेन क्लैन के वेंचिंग और वेंडिंग मिले थे, जिन्होंने विंग की मदद किया था। अगर वो ना होते तो शायद आज विंग के साथ साथ आयोन भी मर चुका होता, और इस चीज़ का रिग्रेट विंग को पूरी जिंदगी रहता। वो वही रहने लगा। तभी उसे वहाँ पे उस गुफा में इन लोहे का एक टुकड़ा मिला। विंग को पता नहीं वो इन लोहा वहाँ क्या कर रहा है। शायद पहले वहाँ पे शुक्लैंड रहता था और शुक्लैंड के किसी मेंबर ने वहाँ पे इन लोहों का मेन हिस्सा को छुपा दिया था। फिर धीरे धीरे आयुन के बर्थ के बाद विंग ने उस इन लोहा को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि विंग को समझ आ चुका था कि ये इन लोहा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा। फिर विंग ने ये सब कुछ किया था, जो सब कुछ बाद में होने लगा था। विंग अपनी सारी बातों को कंप्लीट करके वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो लान वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें आके कह दी कि उस दिन क्या हुआ था तो शायद तुम मान लेते। तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन तब मुझे पता भी नहीं था कि तुम कौन हो। मुझे तो कुछ समय पहले ही पता चला कि लान क्लैन के सेकंड प्रिंस लान वांग जी, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे लगा था कि शायद तुम्हें हक है आयुन के ऊपर, और मैं आयुन से उसके फादर को दूर नहीं करना चाहता था। इसीलिए इतने सालों बाद मैं इस कल्टीवेशन दुनिया में वापस आ गई और आयुन को उसके फादर के हक देना चाहती थी। ये कहते हुए वांग जी की तरफ देखकर रोने लगा था। इनको लगता है वांग जी शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और शायद वो अभी विंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांग जी शायद विंग की बातों को बिलीव ही नहीं करेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ। तभी वांग जी तुरंत ही विंग को हक कर लेता है और उसे शांत करवाते हुए कहता है, विंग प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम्हें पता ही था कि आयुन मेरा बेटा है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आयुन मेरा बेटा है। तभी विंग वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है, क्या वांग जी ने सब कुछ बिलीव कर लिया? फिर भी वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने
तभी वांगजी कहता है, मुझे सब कुछ याद था। उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मुझे सब कुछ याद था। मैं रट में तो थी, लेकिन मेरी याददाश्त इतनी भी खराब नहीं है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से देखा था कि मेरे साथ कौन ओमेगा था, लेकिन नेक्स्ट दिन जब मेरी आंखें खोली तब मैंने देखा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि मेरा सब कुछ वहम था, मैं अपने रट की वजह से सब कुछ इल्यूशन करने लगा था। लेकिन तभी मुझे मेरे बॉडी में बहुत सारे नोचने के निशान दिखे। मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि होना हो मैंने उस ओमेगा के साथ रात बिताया था जो अभी यहाँ नहीं है। मैं लोटस फेयर में हर जगह उस ओमेगा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम कहीं पे भी नहीं थे। शायद तुम महल में थे और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं महल में जाऊँ, और मुझे लगा भी नहीं था कि महल में तुम हो सकते हो, क्योंकि मुझे जितना पता है कि वहाँ पे एक अल्फा राजकुमार और एक ओमेगा राजकुमारी रहती है, ना कि राजकुमार। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसके बाद मैं लान आ गया, फिर भी मैंने ढूंढना जारी रखा। लेकिन जब 2-3 सालों बाद भी तुम नहीं मिले तो मैं बिल्कुल ही हाल छोड़ दिया था। मुझे लगा था शायद तुम भाग गए होंगे और मुझे तुम कभी नहीं मिलोगे। लेकिन उस दिन जिन क्लैन के उस समारोह में जब तुमने हमारी सारी कल्टीवेशन दुनिया के लोगों की मदद किया और उस समारोह में आए, तब मैं तुम्हें देखती ही पहचान गई थी कि तुम वही पर्सन हो जिसने उस दिन मेरे साथ मेरे रेट में थे। इसीलिए मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी जब तुमने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था। यह सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आयुन मेरा बेटा है। यह सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं डर गई थी। मुझे लगा था शायद अगर तुम्हें पता चले कि आयुन तुम्हारा बेटा है तो तुम मुझसे आयुन को छीन लोगे और तुम कभी भी आयुन को मुझे वापस नहीं दोगे। ये सुनते ही वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाता है, एक जेंटल स्माइल। वो विंग के आंसुओं को पोंछता है और विंग के सिर पर पैट करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं भी सिर्फ आयुन को तुमसे छीन लूंगा। मैं सिर्फ आयुन को ही नहीं, मैं तुम्हें भी चाहता हूँ। और मैं इसी बात का वेट कर रहा था कि कब तुम मुझे आके सब कुछ सच बताओगे। और आखिर में तुमने मुझे सब कुछ सच। ये सब सुनकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो स्माइल करते हुए कहता है, क्या सच में लांजान तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। फिर भी वांग जी विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए वो विंग के सिर पर पैट करता है और उसके फोrehead पर किस कर उसके लिप पर किस करने लगता है। विंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था वांग जी की ऐसी कन्फेशन सुनकर। वो भी वांग जी को किस करने लगता है। उसके बाद वो दोनों अपने फोrehead को मैच कर लेता है। विंग भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लांजान, बहुत ज़्यादा। तुम यकीन नहीं कर सकते मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अभी कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, तुमने मेरी बातों पर बिलीव किया। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग के सिर को सहलाने लगता है। वो विंग को कंफर्ट फील करवाना चाहता था। फिर वो दोनों लानक्लैन पहुंच जाते हैं। मेंगाओ और शुशे को उनकी पनिशमेंट मिल जाती है। इवन लांचरन और लांशीचन को सब कुछ बताया जाता है। लांचरन पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। इवन वो वांग जी और विंग की हरकतों की वजह से उन पर गुस्सा तो थे, लेकिन वो इतना जान के खुश थे कि आयुन उनके ही वंश का खून है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वांग जी, आयुन और विंग वो तीनों ही बहुत खुशी खुशी वहाँ रह रहे थे। वांग जी अपने काम से आता था और आयुन और विंग दोनों का ही ख्याल रखता था। विंग भी अपनी इन हैप्पी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश था। कुछ दिन बाद विंग को पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। वांग जी भी बहुत ज्यादा खुश था। वो विंग से प्रॉमिस करता है कि आयुन के साथ विंग जब प्रेग्नेंट था तब तो वो विंग के साथ नहीं रह पाया, लेकिन अभी वो पूरे टाइम विंग के साथ रहेगा। इवन ऐसा ही होता है, वो पूरा टाइम विंग के साथ रहता है और विंग का पूरा ख्याल रखता है। इवन विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था अपनी इस छोटी सी फैमिली को देखकर। आयन भी अपने बाबा की कॉपी करता है और हमेशा विंग के साथ रहकर विंग का हमेशा ख्याल रखता है।
विंग को ज़्यादा काम नहीं करना देता, जिससे विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करता है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट था। जैसा भी लगा होगा फैन फिक्शन, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट फैन फिक्शन मैं किसके ऊपर लाऊँ आप मुझे फिर प्लीज़ कुछ सजेशन देना, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगी लाने को। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।